केमिस्ट्री की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन एस्पिरेंट बायोलॉजी क्लास बाय संजय द्विवेदी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डार्क रिएक्शन और साथ में गैल्वेनिक साइकिल के बारे में बताया था। इसको बताने से पहले मैंने उस वीडियो लेक्चर में 5 क्वेश्चंस किए थे, जिसके सही जवाब भी मुझको मिले हैं और मैं उनका जवाब खुद भी देने जा रहा हूँ। यही नहीं, अगले वीडियो लेक्चर में आप जिन सवालों के जवाब हमसे पाएंगे 5 सवालों को भी मैं यहाँ पूछूंगा। आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, गलत हो या सही। तो हम पिछले वीडियो लेक्चर के पूछे गए सवालों के जवाब दें। पहला क्वेश्चन था, फोटोसिंथेसिस में किस कंपाउंड का रिडक्शन होता है और किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है? इसका सही जवाब है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में रिड्यूस होती है और वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन निकालता है। दूसरा क्वेश्चन था, किस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मेटल मैग्नीशियम पाया जाता है? बहुत आसान आंसर है इसका, इट इज क्लोरोफिल which contains a metal magnesium in its center, बीचों बीच उसके हेड के सेंटर में होता है। यहाँ ध्यान रखना है, जो मेटल मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है वह नॉन आयनिक फॉर्म में होती है। उसमें 2 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। The presence of metal magnesium in chlorophyll was reported by Will Stoddard and Storm. The third question was, एसेसरी फोटोपिगमेंट कौन से हैं और क्यों उनको एसेसरी कहते हैं? एसेसरी फोटोपिगमेंट्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कैरोटीनॉइड्स एंड ग्लाइकोलिन्स। इनको एसेसरी कहे जाने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ट्रांसफर इट टू रिएक्शन सेंटर। इसका मतलब एसेसरी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन वो खुद उसको यूज नहीं करते, उसको रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा कारण है इनको एसेसरी कहलाने का, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रोटेक्ट्स रिएक्शन सेंटर फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रिएक्शन सेंटर होने के नाते ये चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट होते हैं और उनको लाइट की हाई इंटेंसिटी से बचाने में हेल्प करते हैं, यानी साथी करते हैं। अगला क्वेश्चन था, मोस्ट इफेक्टिव wavelength of light of absorption spectrum for photosynthesis in green plants is? The answer is red light. Next और last सवाल है, which plant utilize infrared light in photosynthesis? These are bacteria which utilize infrared light for photosynthesis. यहाँ ध्यान रखना है, ये वे बैक्टीरिया नहीं जिनके पास क्लोरोफिल ए होता है, ये वे बैक्टीरिया हैं जिनके पास बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है। जिनके पास बैक्टीरियोक्लोरोफिल होगा वही इंफ्रारेड लाइट यूज करेंगे। जिनके पास क्लोरोफिल ए होगा एज रिएक्शन सेंटर, वो बैक्टीरिया होने पर भी विजिबल लाइट यूज करेंगे, जैसे ब्लू विंग एल्गी या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। हम आपके लिए अगले 5 सवाल लेते हैं। पहला है, व्हाट इज DCMU? DCMU क्या है? The second question is, enhancement effect is absent in which photosynthetic organism? किस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में एनहांसमेंट इफेक्ट नहीं होता? थर्ड है, एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस वाज स्टडीड बाय। फोटोसिंथेसिस के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा पढ़ा गया था? फोर्थ है, व्हाट इज oscillatory पावर? फिफ्थ है, व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर? अब हम आपको इस क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जो लास्ट वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने
C3 प्लांट का विस्तृत अध्ययन कर लिया है और उस C3 प्लांट के विस्तृत अध्ययन के बाद इस वीडियो लेक्चर में C4 प्लांट के बारे में हम C4 प्लांट के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हम C3 का C4 से कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट किन किन बातों का डिफरेंस है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हम पहले से ही बोर्ड पे लिख रखे हैं, आपको हम एक एक करके समझा देते हैं जिससे आपको समय कम लगे और आप बोर्ड से कॉपी कर लीजिए। एक कॉलम हमने बना रखा है, कॉलम के एक साइड इधर की तरफ C3 प्लांट लिखा है, इधर की तरफ C4 प्लांट लिखा है और दोनों की तरफ डिफरेंस वाले पॉइंट C3 प्लांट में लिखा है मोस्टली मेसोफाइट्स होते हैं C3 प्लांट, while C4 plants are tropical region plants। ये भी पौधे जो ट्रॉपिकल रीजन गर्म क्षेत्रों में जहाँ की क्लाइमेट वार्म है। क्लोरोप्लास्ट of C3 plant is monomorphic in nature। एक ही तरह की क्लोरोप्लास्ट हर सेल में। In case of C4 plant, क्लोरोप्लास्ट is dimorphic, दो तरह का मेसोफिल सेल्स का ग्रेनल और छोटा स्मॉल, बंडल सेल का क्लोरोप्लास्ट एक ग्रेनल सेंट्रली प्लेस्ड एंड लार्ज। तीसरा डिफरेंस हमने लिख रखा है ऑल क्लोरोप्लास्ट आर ग्रेनल। C3 प्लांट के सारे क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनल। इन केस ऑफ C4 प्लांट ग्रेना आर प्रेजेंट इन मेसोफिल्स, ग्रेना आर एब्सेंट इन बंडल सेल और इसके कारण डाइमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक होने के कारण इनकी एनाटॉमी को क्रेंच टाइप बोलते हैं, जबकि C3 प्लांट में क्रेंच टाइप एनाटॉमी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन इन C3 प्लांट टेक्स प्लेस इन ऑल क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, ग्रेना सारे क्लोरोप्लास्ट में है, तो C3 प्लांट के हर क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होगा। और C4 प्लांट में देखते हैं लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर ग्रेनल। जहां ग्रेनल नहीं होगा वहां लाइट रिएक्शन नहीं होगी, यानी बंडल सेल का क्लोरोप्लास्ट C4 प्लांट में लाइट रिएक्शन नहीं चलता। ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड फोटोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ऑल क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और फोटोसिस्टम 1 2 ये हर क्लोरोप्लास्ट में C3 प्लांट होते हैं। फोटोसिस्टम होने के लिए थाइलाकोइड और ग्रेना का होना जरूरी है और यह ग्रेना बंडल सेल में नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और फोटोसिस्टम आर प्रेजेंट ओनली इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांट। पांचवा अंतर लिख रखा है केल्विन साइकिल इन ऑल क्लोरोप्लास्ट। केल्विन साइकिल जो ग्लूकोज बनाने की साइकिल है वो सारी क्लोरोप्लास्ट में होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, बट इन केस ऑफ C4 प्लांट रूबिस्को is only present in bundle cell chloroplast। That's why Calvin cycle will take place only in bundle cell and absent in mesophyll cells। अब हम लोग कैल्विन साइकिल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप डार्क रिएक्शन का एक अल्टरनेटिव मेथड जिसका नाम हैच एंड स्लैग साइकिल है पढ़ेंगे। In 1967, Hatch and Slack reported about an alternative method of CO2 fixation and its final conversion into glucose in the name of C4 cycle। 1967 में हैच स्लैक ने एक वैकल्पिक व्यवस्था सुझाया जो कुछ पौधों में चलती थी और यह जिस नाम से सुझाया गया उसका नाम C4 साइकिल है। C4 साइकिल takes place only in एंजियोस्पर्म्स। C4 साइकिल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। C3 साइकिल के बारे में बताए थे कि सारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म C3 साइकिल ऑपरेट करते हैं। वो C3 प्लांट के एग्जाम्पल हैं और almost 85% of angiosperms are also example of C3 cycle or Calvin cycle। इसका मतलब कुछ ही ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जिनमें या तो C4 चलेगी या फिर C4 भी नहीं चले तो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चलेगा।
इसका अगला अर्थ यह हुआ कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म और C4 साइकिल किसी भी नॉन एंजियोस्पर्म में नहीं चलती। ये पॉइंट याद रखेंगे। C4 साइकिल टेक्स प्लेस ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। अगला पॉइंट है कि C4 साइकिल टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। वे पौधे जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं वहां पे C4 साइकिल ज्यादा चलती है। ट्रॉपिकल रीजन का रियल मीनिंग क्या हुआ है? ट्रॉपिकल रीजन पृथ्वी का अर्थ का वो पार्ट है जहां टेम्परेचर 35 या उससे अधिक साल भर रहता है, जहां पे 35 डिग्री या उससे अधिक तापमान साल भर बना रहे, उस क्षेत्र को, उस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से क्या अभिप्राय है? टेम्परेचर बढ़ने के चलते जो एंजाइम C3 प्लांट में CO2 को फिक्स करती थी, जिसका नाम रुबिस्को है, वह 35 से अधिक टेम्परेचर होने पर डीनेचर्ड हो जाती है। डीनेचर्ड का अर्थ है आपके लिए कि वह कार्य करना बंद कर देती है। जब वह कार्य ही नहीं करेगी, रुबिस्को कार्य ही नहीं करेगा 35 के ऊपर, केल्विन साइकिल कैसे चलेगी? इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन में केल्विन साइकिल के बजाय हैच एंड स्लेक साइकिल या C4 साइकिल चलती है। इन पौधों में जिनमें C4 साइकिल चलती है, दे आर मोस्टली मोनोकॉट्स। मोस्टली मोनोकॉट्स हैं, जैसे सुगर केन C4 प्लांट, मेज, सोरगम, पेनिकम, क्लोरिस, ये सब C4 प्लांट है। इसके अलावा कुछ डाइकाट में भी C4 साइकिल चलती है, जैसे एमेरेंथस, यूफोर्बिया। घास में भी चल सकती है, ग्रास में भी, जैसे एट्रीप्लेक्स रोजिया। यहां एक बात है जिसको आपको याद रखना है। एट्रीप्लेक्स की एक स्पीसीज का नाम हिस्टाटा है। एट्रीप्लेक्स हिस्टाटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट। एट्रीप्लेक्स की एक दूसरी स्पीसीज का नाम रोजिया है। एट्रीप्लेक्स रोजिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। यानी एट्रीप्लेक्स एक ऐसा जीनस है जिसकी एक स्पीसीज C3 है और दूसरी स्पीसीज C4 है। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, एट्रीप्लेक्स हिस्टाटा HISTATA, एट्रीप्लेक्स हिस्टाटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट। एट्रीप्लेक्स रोजिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। आगे C4 साइकिल जिन पौधों में चलेगी उनका पहचान है। द प्लांट्स इन विच C4 cycle takes place are characterized by having cranch type leaf anatomy। ध्यान दीजिए, जिन पौधों में C4 साइकिल चलती है उनकी पहचान है कि उनकी लीफ की एनाटॉमी क्रेंच टाइप की होगी। क्रेंच टाइप का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट। इनका क्लोरोप्लास्ट दो फॉर्म का होगा। डाई मीन्स टू, मार्फिक मतलब रूप वाला। जिसके क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार के हों उनको डाइमार्फिक कहते हैं। और जब जिस लीफ में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएं उनकी एनाटॉमी को क्रेंच टाइप कहते हैं। और क्रेंच टाइप एनाटॉमी का पाया जाना पहचान है C4 प्लांट। अब इस डाइमार्फिक का और मीनिंग समझिए। ये है अपर लिप सरफेस, ये है लोअर लिप सरफेस। लिप सरफेस के नीचे जो क्लोरीन काइमा की सेल्स होती हैं उनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये मीजोफिल सेल्स हैं। मोस्टली मोनोकाट में ही C4 प्लांट है। तो जो मोनोकाट की लीफ है वो आइसोबाइलेटरल है, यानी उनकी दोनों सरफेस को इक्वल अमाउंट में लाइट इंटेंसिटी मिलती है। यानी इन मीजोफिल्स में, इस मीजोफिल्स में ज्यादा लाइट मिलेगी। ज्यादा लाइट मिलने से ज्यादा क्लोरोफिल, ज्यादा क्लोरोफिल मिलने से ज्यादा थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड होने से क्रेना। ये दोनों सरफेस पे एक ही जैसी। ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ की जो सेल्स होती हैं उनको हम बंडल स्थित सेल कहते हैं। बंडल स्थित सेल अंदर होने के नाते लाइट खुद नहीं प्राप्त करेगा। लाइट न होने से क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनने से क्वांटासोम नहीं बनने से थाइलेक्वाइड
थैलेक्वाइड नहीं बनने से ग्रेना, ये सब चीजें बंडल स्थित सेल के क्लोरोप्लास्ट में नहीं बनेंगी। इसका मतलब हुआ बंडल स्थित सेल का क्लोरोप्लास्ट एग्रेनल होगा, मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल होगा, और इस तरह से क्लोरोप्लास्ट डाइमार्फिक होंगे और लीफ की एनाटॉमी क्रेंच टाइप होगी। हम आपको बताते हैं, आप जब किताब पढ़ेंगे या किसी का नोट्स या वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ये बताते हैं कि C4 प्लांट के मीजोफिल सेल्स की क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है, बंडल स्थित सेल के क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्यों ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया आपको कि लाइट मिलने के कारण मीजोफिल में क्लोरोफिल, थैलेक्वाइड और ग्रेना होगा, क्योंकि बिना लाइट का क्लोरोफिल नहीं हो सकता। लाइट इज नेसेसरी कंपोनेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक बात और, इसका मतलब हुआ कि जब लाइट मिलेगी तो यहां जहां पे लाइट मिल रही वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा होने से टेम्परेचर मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसकी वजह से डीनेचर्ड हो जाएगा रूबिस्को। इसका मतलब मीजोफिल सेल में ग्रेना तो होगा लेकिन रूबिस्को नहीं होगा। ठीक ऐसे बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट में लाइट न होने से ग्रेना नहीं होगा, लाइट न होने से टेम्परेचर लो हो जाएगा और उसकी वजह से यहां पे सरवाइव करेगा रूबिस्को। यानी मीजोफिल सेल्स C4 प्लांट की ऐसी सेल होंगी जिनके क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को नहीं होगा, ग्रेना होगा। ग्रेना होने से वहां लाइट रिएक्शन होगी, रूबिस्को न होने से वहां केल्विन साइकिल नहीं चलेगी। लेकिन उनके बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट में लाइट न मिलने से ग्रेना नहीं होगा, ग्रेना न होने से लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वहां रूबिस्को होगा। वो केल्विन साइकिल चला तो सकता है लेकिन लाइट रिएक्शन नहीं कर सकता है। और हम जानते हैं कि डार्क रिएक्शन इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय लाइट रिएक्शन, यानी दोनों क्लोरोप्लास्ट अकेले फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी जब इन दोनों में आपस में कोऑपरेशन हो, यानी मीजोफिल में लाइट रिएक्शन चले और बंडल स्थित सेल में केल्विन साइकिल या C3 साइकिल चले, विच इज यूनिवर्सल मेथड ऑफ डार्क रिएक्शन। और इस वजह से ऐसा ही होता है। इस वजह से C4 साइकिल का एक और नाम है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। इसका नाम कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस इसीलिए है कि दो भिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट आपस में कोऑपरेशन करके प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब हम आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा और नोट्स भी उसी के अनुसार तैयार करिएगा। C4 प्लांट में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं। एक मीजोफिल सेल्स का, मीजोफिल्स में ग्रेना प्रेजेंट है, ग्रेना प्रेजेंट, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने से रूबिस्को एब्सेंट है। ठीक ऐसे ही जो दूसरी सेल है उसका नाम है बंडल स्थित सेल। बंडल स्थित सेल में लाइट न मिलने से ग्रेना एब्सेंट है, लेकिन टेम्परेचर कम होने से वहां का रूबिस्को डीनेचर्ड नहीं होता और वो सरवाइव करता है। इस तरह से रूबिस्को प्रेजेंट है। ये दो बातें अवश्य याद रखें। अब प्रोसेस के बारे में बताते हैं। इन फर्स्ट स्टेप ऑफ C4 साइकिल, CO2 gas reacts with a 3-carbon compound phosphoenol pyruvate. In the presence of enzyme PEPCO, PEPCO पूरा नाम है phosphoenol pyruvate carboxylase, to form a 4-carbon compound oxaloacetic acid. ध्यान दीजिए, केल्विन साइकिल के पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड RuBPC रिएक्शन करती है। C4 प्लांट में या C4 साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन 3 कार्बन कंपाउंड से होता है और उसका नाम PEP है। जिस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है उसका नाम पेप्को है, जिसका पूरा नाम फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, और जो प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का है और उसका नाम ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है। दिस वे द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ Hatch and Slack cycle is oxaloacetic acid, which consists of 4 carbons. Therefore, it is also named as C4 cycle. PEP is primary CO2 acceptor of C4 cycle. The enzyme responsible for primary CO2 fixation is PEPCO, which is present in mesophyll cells.
Pepco is enzyme which can survive even above 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यह एक ऐसा एंजाइम है जब इसको नष्ट भी हो जा रहा था तो ये काम करेगा। इट कैन सर्वाइव इवन एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आगे देखेंगे यह ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अगले स्टेप में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज एक कंपाउंड मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, MALATE, और ऐसा होते समय NADPH2 खर्च होकर NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। यही नहीं, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट इनटू एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं। This malate is transported to bundle itself, where it gives rise CO2 gas along with pyruvic acid on decarboxylation. This released CO2 is again accepted by RUBP. RUBP is secondary CO2 acceptor of CO2 gas in C4 plant. This RUBP accepts CO2 with the help of enzyme Rubisco, which is present in bundle cell to form phosphoglyceric acid and to drive C3 cycle and synthesize glucose. This pyruvic acid is again transported to mesophyll cells where pyruvic acid is converted into phosphoenol pyruvate, और इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाती है। During conversion of pyruvic acid into phosphoenol pyruvate, there is utilization of ATP. This ATP is finally converted into AMP and inorganic pyrophosphate with the help of enzyme pyruvate kinase, और PEP बनने के साथ साइकिल कंप्लीट हो गई। हम प्रोसेस को फिर से समझाते हैं। पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स में एक्सेप्ट होती है, जिसके द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगी उसका नाम पीईपी। इस तरह से पीईपी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ C4 साइकिल। जिस एंजाइम की प्रेजेंस में एक्सेप्ट होगी उसका नाम पेप्को। इस तरह से पेप्को इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टिंग एंजाइम। जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का है, इस वजह से इसका नाम C4 साइकिल और उसका नाम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है। अगले स्टेप में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट होता है। यही मैलेट ऑन डिकार्बोक्सिलेशन गिव्स राइज CO2, और ऐसा होते समय NADP प्लस को NADPH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यह CO2 जो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलेट से डिस्चार्ज हो रही है उसको RUBP के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा with the help of enzyme Rubisco, which is present in bundles itself to drive C3 cycle and synthesize glucose. बात को समझना। Mesophyll cells cannot produce glucose because they lack Rubisco. In bundle cell, the synthesis of glucose is dependent on mesophyll cell for supply of malate and end products of light reaction, which is ATP and NADPH2. केल्विन साइकिल चलाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए इस पूरी प्रोसेस को 6 बार चलना होगा। इस 6 बार चलने में यहाँ पे ATP का खर्चा 6 हो जाएगा और इस ATP खर्च होने से 6 AMP बनेंगे। लेकिन यह 6 AMP 6 ATP में बदलने के लिए 12 ATP खर्च करेगा। क्यों? ये AMP मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है और उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, तो हर AMP को 2 ATP खर्च करना होगा। 2 AMP है इसलिए 12 ATP खर्च करना होगा और टोटल
12 एटीपी ये हुआ इस कन्वर्जन के लिए, और 18 C3 साइकिल का 18 एटीपी, इन दोनों को मिलाकर देखें तो 30 एटीपी की जरूरत होगी। यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए C4 प्लांट को 30 एटीपी चाहिए, 30 एटीपी चाहिए। ध्यान रहे, एक ग्लूकोज 6 बार साइकिल चलने पे बनेगा, यानी एक बार साइकिल चलाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट 5 की है। इसका मतलब C4 प्लांट लाइट रिएक्शन करने पर एक बार में 5 एटीपी बनाता है। कैसे पता चला? बिकॉज डार्क रिएक्शन इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय लाइट रिएक्शन। जितना एटीपी डार्क रिएक्शन में खर्च होगी, उसके लाइट रिएक्शन में उतनी एटीपी बनेगी। NADPH2 का खर्चा उतना ही है जितना कि C3 प्लांट में था। NADPH2 का खर्च 12 है और एटीपी का खर्च 30 है एक ग्लूकोज के लिए। इसका मतलब एक बार लाइट रिएक्शन चलने पर C4 प्लांट 5 एटीपी और 2 NADPH2 बनाता है, जबकि C3 प्लांट 3 एटीपी और 2 NADPH2 बनाता था। ये भी देख रहे हैं कि जब तक दोनों क्लोरोप्लास्ट कोऑपरेट नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए इसका नाम कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस है। जो इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है उसका नाम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, जो कि एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट होने के कारण कुछ साइंटिस्ट इस प्रोसेस का नाम बीटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, DCA साइकिल। कुछ लोग इसको DCA साइकिल भी कहते हैं। ध्यान रखिए, एक हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, उसका नाम TCA साइकिल है। TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। इट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर ग्रेप साइकिल विच इज एन एम्फीबोलिक प्रोसेस। हम जो पढ़ रहे हैं यह एनाबोलिक प्रोसेस है, और हम बता रहे हैं कि इसका दूसरा नाम DCA साइकिल इसलिए रखा गया क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यह मैलेट जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से बना है उसको हम बंडल से सेल में ट्रांसफर करते हैं, वहां पर इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिलीज होती है और उसको रिसीव करता है RUBP। इस तरह से RUBP इज सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर, PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ C4 प्लांट, पेप्को इज प्राइमरी CO2 फिक्सिंग एंजाइम, रुबिस्को इज सेकेंडरी CO2 फिक्सिंग एंजाइम ऑफ C4 प्लांट। यानी यहाँ CO2 एक बार नहीं 2 बार फिक्स हुआ, इसलिए अलग अलग है और अलग अलग फिक्सेशन है। ये जो बीच में लाइन खींची गई है, ये इस बात को बताने के लिए खींची गई है कि स्टेप कौन से C4 प्लांट के मेसोफिल में चल रहे हैं और कौन से बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट में चल रहे हैं। लाइन के एक तरफ मेसोफिल में चलने वाले प्रोसेस लिखी गई है, लाइन की दूसरी तरफ बंडल स्थित सेल में चलने वाली प्रोसेस लिखी गई है। इस तरह से यह अल्टरनेटिव मेथड जो रेगुलर प्रोसेस पे नहीं थी कंप्लीट हुई। आपको इसको पढ़ते हुए यदि कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका हर हाल में आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। C4 साइकिल की मैकेनिज्म पढ़ लेने के बाद एक चीज स्पष्ट हुई कि C4 प्लांट में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 30 एटीपी की जरूरत है, जो कि लाइट रिएक्शन से आता है, और 12 NADPH2 की जरूरत है, जो लाइट रिएक्शन से ही आती है। जबकि C3 प्लांट में एक ग्लूकोज बनाने के लिए मात्र 12 एटीपी की जरूरत थी और 12 NADPH2 की जरूरत थी, जो कि लाइट रिएक्शन से प्राप्त होता है। अब यहाँ एक सवाल क्रिएट होता है कि C4 प्लांट ज्यादा अमाउंट में एटीपी खर्च करके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है C3 की तुलना में। Even that C4 plants are considered more efficient as compared to C3 plants। विरोधाभास, 30 एटीपी खर्च करके एक ग्लूकोज बनाने वाला C4 प्लांट को 12 एटीपी खर्च करके एक ग्लूकोज बनाने वाले C3 प्लांट से ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। इसका रीजन क्या है, बात को समझिए। यह जो 30 एटीपी है यह लाइट रिएक्शन से प्राप्त होती है और लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रैप होती है। इसका मतलब इस 30 एटीपी को लाइट रिएक्शन में C4 प्लांट ट्रैप कर रहा है, जबकि 12 एटीपी को लाइट रिएक्शन में C3 प्लांट ट्रैप कर रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि C4 प्लांट ज्यादा लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। यानी ये जो 30 एटीपी का खर्चा है वास्तव में ज्यादा एफिशिएंसी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी की है। और भी कारण हैं जिनके चलते C4 प्लांट को C3 की तुलना में ज्यादा बेहतर माना जाता है।
इसका दूसरा कारण है CO2 कंपेंसेशन पॉइंट का कम। For C3 plant, CO2 compensation point is 50 to 150 ppm. While for C4 plant, its value is 0 to 10 ppm. इसकी मीनिंग को समझें। C4 को बेहतर करने के लिए एक और शर्त बताई जा रही है, उस शर्त का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। What is carbon dioxide compensation point? It is the minimum value of carbon dioxide gas required for the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की वह न्यूनतम मात्रा जो जरूरी होती है, उसी को उस पौधे का CO2 कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू को C3 प्लांट में मिनिमम 50 ppm बताया जा रहा है और ऑप्टिमम लेवल से प्रोसेस को चलाने के लिए 150 ppm। ppm मींस पार्ट पर मिलियन, मिलियन मींस 10 लाख में कितना एक चाहिए, यानी C3 में भी 50 ppm से कम CO2 अवेलेबल होगी, फोटोसिंथेसिस शुरू हो सकती है। Its value for C4 plant is 0 and for optimum rate of photosynthesis its value is 10 ppm। यानी जब आप CO2 नहीं देंगे तो C4 plant फोटोसिंथेसिस करा देगा। कैसे करा देगा? The CO2 fixing enzyme for C4 plant is PEPCO, while for C3 plant is Rubisco. PEPCO is the enzyme which can utilize carbon dioxide gas of respiration। यानी आप किसी पौधे को CO2 बाहर से न दें, फिर भी वह पौधा सरवाइव करने के लिए रेस्पिरेशन करेगा और उसकी CO2 को बिल्कुल यूज कर सकता है, यह क्षमता है उसमें। इसलिए बिना CO2 दिए भी फोटोसिंथेसिस शुरू हो सकती है, C4 में नहीं शुरू हो सकती C3 में। अब यदि इसकी अवेलेबिलिटी हम मात्र 10 ppm बढ़ा दें तो C4 प्लांट ऑप्टिमम रेट से फोटोसिंथेसिस चलाएगा, जबकि 10 ppm पे C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस शुरू ही नहीं करेगा, इनिशिएट ही नहीं करेगा। That's why C4 plants are considered more effective, more efficient as compared to C3 plant। एक और कारण है C4 को बेहतर कहे जाने का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक घंटे 15 to 35 माइक्रोग्राम CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है C3 प्लांट। यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर C3 plant is 15 to 35 microgram per hour, while its value for C4 plant is 40 to 90 microgram per hour। यानी लगभग दोगुने रेट्स, twice times more, दोगुने दर से C4 प्लांट ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एज कंपेयर टू C3 प्लांट। इस तरह से CO2 कंपनसेशन पॉइंट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ध्यान में रखें तो मोर एफिशिएंट C4 प्लांट हुआ एज कंपेयर टू C3। एक और सवाल है, व्हाई C4 प्लांट आर कंसीडर्ड मोर एडॉप्टेड देन C3 प्लांट्स। ज्यादा अनुकूलित, ज्यादा एडॉप्टेड क्यों माना जाता है? उसका भी एक कारण है और उसका कारण है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोसेस के लिए C3 प्लांट में 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यू C4 प्लांट की ऑप्टिमम वैल्यू 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी C4 प्लांट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम स्पीड से प्रोसेस करता है, जबकि C3 27। It is only because of the nature of enzyme PEPCO and Rubisco। PEPCO हाई टेम्परेचर पे सरवाइव हो जाता है, उसको हाई टेम्परेचर पे डिनेचर्ड। 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट at 45 डिग्री सेंटीग्रेड C3 plants cannot perform photosynthesis। उनके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 37 है और इस वजह से C4 plants are considered more adapted or adverse condition as compared to C3 plants। Thank you so much।